दोस्तों, कामकाजी जो परिवार होते हैं उनको आप भली भांति जानते होंगे। लोग काम करने जाते हैं और फिर शाम के समय जब काम से लौटते हैं तो घर आकर उनको आराम करना होता है। दोस्तों, एक व्यक्ति होता है और वह अपने काम पे जब जाता है तो शाम को उसकी पत्नी इंतजार कर रही होती है कि उसका पति आएगा। लेकिन जब वह पति लौटकर अपने घर नहीं आता है तो उसकी पत्नी हो जाती है परेशान। आखिर वह पति कहाँ पे गया है, इस बारे में जब उस पत्नी को इंतजार करते करते पूरी रात गुजर जाती है, तब वह पत्नी दूसरे दिन जाकर पुलिस थाने में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराती है अपने पति की गुमशुदगी की। वह पता करना चाहती है आखिर उसका पति कहाँ पर गया है। दोस्तों, उस महिला का पति ऐसे कैसे कहाँ पर गायब हो गया, उसके बारे में पुलिस को काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी कुछ भी पता नहीं चलता है। दोस्तों, उसके पति के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसके बारे में आइए जानते हैं पूरी घटनाओं को। और दोस्तों, पूरी घटना को जानने के लिए आप बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला जो मामला है ये सामने आया है फरीदाबाद, हरियाणा से। एक ऐसी सिटी जहां पर बहुत ज़्यादा लोग कामकाजी हैं और वो अलग अलग देश के विभिन्न हिस्सों से आकर फरीदाबाद में कोई नौकरी करता है, कोई अपना कार्य करता है और इसी प्रकार से वो लोग अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे होते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से एक परिवार भी होता है जिसमें उस परिवार के मुखिया का नाम होता है राजेश, राजेश की एक पत्नी होती है बड़ी खूबसूरत, उसका नाम होता है बबीता। राजेश की उम्र करीब होती है 32 साल और उसकी पत्नी जिसका नाम बबीता है उसकी उम्र होती है करीब 27 साल। बबीता जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसके 2 बच्चे भी हैं और वह अपने बच्चों के साथ बड़ी अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रही होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, राजेश एक नामी ग्रामी स्कूल की जो बस होती है बच्चों को लाने ले जाने का कार्य करती है, उसी बस में एक कंडक्टर का कार्य किया करता है। दोस्तों, मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि उसकी पत्नी बबीता भी उसी स्कूल में सफाई कर्मचारी का कार्य किया करती है। दोस्तों, एक दिन जब राजेश अपने घर नहीं लौटता है ड्यूटी से, तो यहाँ पर परेशान होती है बबीता कि उसका पति अभी तक घर नहीं लौटा है। दोस्तों, जो बबीता होती है उसको इंतजार करते करते पूरी रात गुजर जाने के बाद भी राजेश अभी घर नहीं लौटा है। इसी बात के चिंता में दूसरे दिन बबीता करीब 11 बजे अब पुलिस थाने पहुंचती है और वहां पर एक तहरीर दर्ज कराती है। उसी के मुताबिक वह पुलिस को सूचना दे रही होती है कि कल शाम के समय 4 बजे के लगभग उसके पति राजेश को घर आ जाना चाहिए था, लेकिन राजेश घर नहीं लौटे हैं। मैं राजेश के इंतजार में पूरी रात जागी रही और इंतज़ार करते रही कि राजेश अब लौट आए, लेकिन राजेश आज सुबह 11 बजे तक भी नहीं लौट कर आए। ना ही मेरे पास राजेश के बारे में कोई भी जानकारी है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग कोशिश करिए और मेरे पति की खोज निकालने में मेरी मदद करिए। दोस्तों, अब बबीता इस प्रकार से अपनी तहरीर को पुलिस के पास दर्ज करवाकर लौट जाती है अपने घर। दोस्तों, अब पुलिस जब इस तहरीर को दर्ज करती है तब पुलिस अब अपनी खोजबीन को शुरू करती है। दोस्तों, यहाँ पर जो पुलिस होती है वह बबीता से उसके पति राजेश का एक फोटोग्राफ भी निकाल लेती है। पुलिस करीब 6 दिन तक खोजबीन करती है, इधर उधर पूछताछ कर रही होती है, लेकिन पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिलती है और ना ही किसी थाने में किसी लाश वगैरह के बरामद होने की जानकारी मिली है। अब पुलिस बहुत ज़्यादा हैरान है, परेशान है। इसी छानबीन के दौरान पुलिस अब दोबारा से राजेश के घर जहाँ पर बबीता रहती है वहीं पर दोबारा पहुँचती है और
अब बबीता से दोबारा पूछ रही होती है कि तुम्हारे पास कोई और जानकारी हो तो हमें ज़रूर बताइए, हम कहीं भी राजेश को नहीं ढूंढ पाए हैं। दोस्तों, यहाँ पर बबीता मना कर देती है कि उनके पास किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है कि आखिर राजेश किस जगह पर गए हैं। पुलिस अब बबीता के घर से भी मायूस होकर लौट रही होती है। तभी पुलिस के दिमाग में आता है कि क्यों ना इस बबीता और राजेश के जो आस पड़ोस के लोग हैं उन पड़ोसियों से भी पूछताछ करी जाए और पता चले कि राजेश कहाँ हैं। पुलिस इसी बात के चलते अब राजेश के पड़ोसियों से जब पूछताछ कर रही होती है तो पुलिस को एक खास जानकारी मिलती है। दोस्तों, इसी जानकारी के मुताबिक लोग बताते हैं कि अक्सर राजेश और उसकी पत्नी बबीता में झड़पें होती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है और अक्सर इनके घर से बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ भी आती है। हो ना हो इस बबीता के पास ही कोई राज होगा राजेश के लापता होने का। दोस्तों, पुलिस अब वहीं पर रुक जाती है और वो अब दूसरे तरीके से पूछताछ करने के लिए बबीता से पूछते हैं। तो बबीता से जब पूछा जाता है पुलिस द्वारा कि तुम सही बता दो आखिर राजेश कहाँ है, यहाँ पर बबीता साफ मना कर देती है कि उनको उनके पति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर अब कह रहे होते हैं कि बबीता, हम जानते हैं सच्चाई क्या है, तुमने ही कोई ऐसा कांड किया है जिसकी वजह से तुम्हारा पति लापता हो गया है। आखिर तुम ही बताओ कि तुम्हारा पति कहाँ पर गया है। दोस्तों, यहाँ पर बबीता मना कर देती है कि उसको कोई भी जानकारी नहीं है। पुलिस अब फिर दोबारा से मायूस होकर उसके घर से लौट आती है। दोस्तों, अब पुलिस पूछताछ करने के लिए पहुंचती है सीधे उसी स्कूल में जिस स्कूल में राजेश नौकरी किया करता था। वहां पर पुलिस जैसे ही उस स्कूल में पूछती है तो सबसे पहले उसी बस के ड्राइवर से पूछताछ कर रही होती है जिस बस पे राजेश तैनात था। दोस्तों, वह जो ड्राइवर होता है वह ड्राइवर अब बताता है कि राजेश अब कुछ दिनों से ज़्यादा परेशान रहने लगा था। वह अक्सर इस बात को कहता था, यार ये अवैध संबंध बहुत बेकार होते हैं, क्या तुम्हारी भी पत्नी इसी प्रकार से तुम्हें धोखा देती है? मेरी पत्नी बहुत गंदा काम करती है और उसने तो एक लड़का जो कि इसी स्कूल में काम करता है उस लड़के के साथ सांठ-गांठ कर रखी है। दोस्तों, यहाँ पुलिस को एक खास क्लू मिल जाता है और इसी क्लू के चलते पुलिस अब अपनी और पूछताछ करती है। तो उस ड्राइवर से पता चलता है पुलिस को कि इस स्कूल में काम करने वाला जो कि सफाई वगैरह का कार्य किया करता है उस लड़के का नाम होता है बंटी। ये जो बबीता है यानी कि राजेश की पत्नी बबीता और बंटी दोनों अवैध संबंध में रहते हैं और यहाँ उनके बीच में काफ़ी कुछ घटित हो चुका है जिस वजह से राजेश बहुत ज़्यादा दुखी रहता था। दोस्तों, तो अब पुलिस उस स्कूल के अंदर जाती है और उस सफाई कर्मचारी बंटी के बारे में और ज़्यादा पूछताछ कर रही होती है। तो पुलिस को पता चलता है कि बंटी को स्कूल में आए हुए तो करीब 4 दिन हो गए हैं, वह स्कूल तो आया ही नहीं है, वह कहाँ गया है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। दोस्तों, अब पुलिस उसी स्कूल से एक जानकारी निकलवाती है बंटी के बारे में। दोस्तों, पुलिस को पता चलता है कि जो बंटी है वह पड़ोसी एक गांव है डींग, उस अड़ीग गांव का रहने वाला है और उसके पिता का नाम शोभाराम है। पुलिस अब सीधे उसी गांव पहुंचती है और वहां पर मिलते हैं बंटी के पिताजी जिनका नाम शोभाराम होता है। शोभाराम से जब पुलिस पूछताछ कर रही होती है तो पुलिस को जानकारी मिलती है कि जो बंटी लड़का है जो शोभाराम का ही बेटा है उसकी एक नहीं दो बेटियां भी हैं और वह अपनी पत्नी के पास उस गांव में नहीं रहता है। यहाँ पर उसके पिता जानकारी दे रहे होते हैं कि जो लड़का बंटी है वह फरीदाबाद में एक कमरा किराए पर लेकर वहीं पर रहता है और उसको जो तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह का एक हिस्सा ही वह अपने बच्चों को देकर जाता है और बाकी पैसे कहाँ जाते हैं इसके बारे में उस बंटी को ही पता है। अब पुलिस शोभाराम से पूछ रहे होते हैं कि आपको उस बंटी के फरीदाबाद में किराए पर लिए गए कमरे का कोई पता है या नहीं है। तो यहाँ पर शोभाराम बिल्कुल मना कर देते हैं कि उनको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और जब भी हमने अपने बेटे बंटी से इस बारे में
पूछने की कोशिश भी करी तो यहाँ पर बंटी साफ मना कर देता है कि मैं आपको अपना पता बिल्कुल नहीं दूंगा। दोस्तों, अब पुलिस शोभाराम से मिली जानकारी को लेकर लौट आती है पुलिस थाने। दोस्तों, पुलिस जैसे ही अड़िग गांव, जो कि बंटी का गांव होता है, वहां पर उसके पिता से पूछताछ करने गई थी, तो यहाँ पर पुलिस अब बंटी के जो फोन नंबर है उसको भी ले आती है। दोस्तों, अब उस नंबर की जो सीडीआर रिपोर्ट है वह निकलवाई जाती है। उसी सीडीआर रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों वह नंबर मिलता है स्विच ऑफ। उसके बाद पुलिस का जो अगला कदम होता है वह होता है उसी मोबाइल नंबर की सीडीआर रिपोर्ट निकलवाना, यानी कि कॉल डिटेल्स। उसी कॉल डिटेल के अनुसार पता चलता है कि बंटी का जो फोन है वह करीब 4 अगस्त से बंद पड़ा है, यानी कि जो व्यक्ति राजेश गायब हुआ है वह व्यक्ति भी 4 अगस्त 2023 को ही गायब हुआ था, और तभी से राजेश का फ़ोन भी स्विच ऑफ है और तभी से ही बंटी का फ़ोन भी स्विच ऑफ है। अब जैसे तैसे पुलिस उस बंटी के बारे में जानकारी निकाल रही होती है तो उसको पता चलता है कि जो बंटी है वह मथुरा ज़िले, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध ज़िला है, मथुरा ज़िले के बुढ़ैना गांव में रह रहा है। पुलिस अब सादी वर्दी में उस बुढ़ैना गांव में पहुंच जाती है और वहां से बंटी को गिरफ्तार करते हुए अपने साथ ले आती है फरीदाबाद। बंटी को जैसे ही गिरफ्तार करके पुलिस थाने लाया जाता है, बंटी अब पुलिस के डर के मारे थर थर कांप रहा होता है। बंटी की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं होती, मात्र वह 24 साल का एक लड़का है। दोस्तों, पुलिस अब बंटी से कहती है या तो हमको सच्चाई एक बार में ही बता दो, अन्यथा हम लोग तुम्हें उल्टा टांग कर बहुत बुरी तरह से पीटेंगे। दोस्तों, अब बंटी हाथ जोड़कर पुलिस के आगे गिड़गिड़ाता हुआ बंटी अब कहता है कि उसकी और राजेश की पत्नी बबीता की सेटिंग हो रखी है। एक प्रेम प्रसंग में वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं और इसी के चलते दोनों के बीच में जो ये प्रेम प्रसंग था उसमें रोड़ा बन रहा था राजेश की जो हत्या की है यह पूरी बात सोच समझ कर की है, और इस हत्या को कराने वाली कोई और नहीं बबीता ही है, जो कि राजेश की खुद की पत्नी है। दोस्तों, अब पुलिस के सामने यह तस्वीर साफ हो जाती है कि अवैध संबंधों के चलते एक पत्नी ने ही अपने पति को मरवा दिया है। दोस्तों, बंटी को पुलिस अपने साथ लेकर सीधी पहुंचती है बबीता के घर और बबीता से कहती है कि बबीता, हमने तुम्हारा राज खोल लिया है, तुमने ही अपने पति की हत्या करवाई है। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बच्चों के साथ क्या बीतेगी। तुम्हारा पति तो इस दुनिया में नहीं रहा और तुम जाओगे अब जेल। आखिर ऐसी क्या वजह रही है, किस वजह से तुमने अपने पति को जान से मरवा दिया? आखिर तुम्हारे पति का क्या दोष था? इतने सारे सवालों को लेकर पुलिस अब बबीता से पूछताछ कर रही होती है, तो बबीता भी इस बात को स्वीकार कर लेती है कि उसने ही बंटी से कहा था कि उसके पति राजेश की हत्या कर दो। तभी जाकर जो बंटी है उसने उसके पति राजेश की हत्या करी है। दोस्तों, यहाँ पुलिस अब बंटी से भी पूछ रही होती है कि तुमने राजेश की हत्या किस प्रकार करी है। तो यहाँ पर बंटी बताता है कि जब राजेश को यह बात पता चलती है कि बंटी और बबीता के प्रेम संबंध बन गए हैं, तो इसी बीच में अब राजेश एक दिन आकर उस बंटी से कह रहा होता है कि या तो तुम बबीता से बात करना बंद कर दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यहाँ पर राजेश उस बंटी को पीटने की धमकी भी देता है। दोस्तों, अब बंटी कहता है कि साहब, उसने राजेश को मार दिया तो सही किया, वरना राजेश मुझे जरूर मार देता। दोस्तों, राजेश अब अपनी पत्नी बबीता के साथ भी मारपीट करता है, उससे भला बुरा कहता है और कहता है कि तुमको शर्म नहीं आती? 2 बच्चों की मां होने के बावजूद तुम इस प्रकार से अवैध संबंधों में शामिल होती हो, क्या ये बात सही है? तो यहाँ पर जो बबीता है वह कह देती है कि वह तो यही काम करेगी, तुमसे जो होता है वह कर लो। और फिर बबीता फ़ोन करके बंटी से कह देती है कि बंटी, अब वह समय आ गया है जब राजेश को इस रास्ते से हटाना है। दोस्तों, बंटी अब 4 अगस्त की दोपहर बाद 3 बजे के करीब राजेश से कहता है कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। दोस्तों,
पार्टी का नाम सुन के राजेश अब बंटी पर एतबार कर लेता है और दोनों अब जा रहे होते हैं पार्टी करने के लिए। दोस्तों बंटी अब कई शराब की बोतलें खरीदता है और फिर वो लोग उन सारे मसाले को लेकर पहुंच जाता है आगरा कैनाल के किनारे। दोस्तों यहाँ पर की गई साजिश के तहत बंटी जो होता है वह ज़्यादा शराब नहीं पीता है, लेकिन वह ज़्यादा शराब पिला देता है राजेश को। और राजेश जब बहुत ज़्यादा नशे में हो जाता है, उससे ठीक ढंग से बोला भी नहीं जा रहा होता है, तो बंटी वहीं पड़ोस में ही पास में ही पड़ी हुई ईंट को उठाकर राजेश के सर में दे मारता है। और दोस्तों यहाँ पर बंटी एक बार नहीं कई बार उसके सर में उस ईंट को मारता है और ईंट के प्रहार से अब राजेश मरता तो नहीं है, लेकिन वह बेहोश हो जाता है। और अब बंटी उस राजेश के शरीर को फेंक देता है आगरा कैनाल के अंदर। दोस्तों ये सारे बयान देकर बंटी बहुत ज़्यादा रोने लगता है। दोस्तों अब पुलिस राजेश के शव को बरामद करने के लिए आगरा कैनाल में तलाश कर रही होती है कि अब कैसे न कैसे उस राजेश का शव बरामद कर ले जाए। पुलिस को 2 दिन तक कोई भी कामयाबी हासिल नहीं होती है। फिर तीसरे दिन पलवल पुलिस की एक टीम फरीदाबाद पुलिस के पास फोन करती है और कहती है कि उन्हें छज्जू नगर के पास जो पानी का जाल बना हुआ है, उस जाल में एक लाश जो है वह अटकी हुई मिली है, आप आकर इस लाश की तफ्तीश कर लीजिए। दोस्तों यहाँ जब उस लाश के बारे में दोस्तों अब फरीदाबाद पुलिस आकर उस लाश के बारे में मौका मुआयना करती है, तो पता चलता है कि ये लाश होती है उस राजेश की ही। दोस्तों पुलिस ने अब गंभीर धाराएं लगाकर पूरा मुकदमा लिख लिया है और इसमें मुख्य अभियुक्त बबीता और उसका प्रेमी बंटी ही बनाया गया है और उन लोगों को अब जेल भेज दिया गया है। दोस्तों बुरे काम का बुरा नतीजा, यदि आप लोग किसी भी बुरे काम में सम्मिलित हो या कर रहे हो तो आप उसके मुताबिक आपको जो भी उसके बुरे परिणाम होंगे आपको खुद ही भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस हत्याकांड के बारे में? आप अपनी राय हमारे इस कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और दोस्तों आपको यदि हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।